दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हमने जो प्रीवियस ईयर में पेपर में जो पूछे गए हैं आपके टॉप 30 क्वेश्चन लिए दोस्तों, टॉप जो 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों आप कितना स्कोर कर सकते हैं आज की वीडियो में, कमेंट में ज़रूर दोस्तों अवश्य बताना। दोस्तों जैसा कि पहला क्वेश्चन लिया है हमने, आपका विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। तो संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और शारीरिक क्षेत्र। तो दोस्तों जो इसका जो आंसर है आपका, वो है आपका इमोशनल डोमेन। इमोशनल डोमेन के अंदर ही दोस्तों आपका ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। ये दोस्तों हमने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? यह उदाहरण दोस्तों किस ओर संकेत करता है? विकास एकायामी होता है। विकास दोस्तों एकायामी नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। यदि इंग्लिश में बात करें तो यूनिडायमेंशनल नहीं होता है, मल्टी होता है दोस्तों, मल्टी डायमेंशनल होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत हो गया आपका। उसके बाद चलते हैं, विकास की दिशा शीर्षगामी होती है। दोस्तों ये भी सही लग रहा है ऑप्शन, लेकिन नेक्स्ट पढ़ते। जो विकास है दोस्तों वो सफेलोपोडल होता है, सिर से पैर की तरफ चलता है। विकास की दशा अधोगामी है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमोडिस्टल। दोस्तों ये भी सही है। उसके बाद चलते नेक्स्ट ऑप्शन पर। विकास का क्रम अनिश्चित है। दोस्तों जो डेवलपमेंट है वो अनिश्चित है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? पियाजे के अकॉर्डिंग। ओनली पियाजे ही इस चीज़ को कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो अनिश्चित है, मतलब पैटर्न से नहीं चलता है। लेकिन जो आपके वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग ये सभी कहते हैं कि जो विकास है वो एक सीक्वेंस में चलता है। क्योंकि दोस्तों जो आपकी पियाजे ने 4 स्टेज दिया आपकी, SPCF, जिनका पूरा नाम है सेंसरी, मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट और फॉर्मल। तो इस स्टेज में बता दिया गया है कि जो डेवलपमेंट है वो आपका सीक्वेंस में नहीं चलता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, दोबारा पढ़ते देखते हैं क्वेश्चन को। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम सीखने से पहले। दोस्तों जो सेंटर वाली चीज़ है उसको तो उसने करा नहीं, पहले उसने गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। गिलास दोस्तों जो बाहर वाली चीज़ है, सेंटर से बाहर वाली चीज़ है। तो यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो इसका मतलब दोस्तों जो आपका डेवलपमेंट है वो सफेलोपोडल है, सफेलोपोडल है। उसके बाद चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? जो दोस्तों बच्चों का विकास ओनली हेरिडिटी, जहाँ पर दोस्तों हेरिडिटी आए ओनली, जहाँ पर ओनली आए वो दोस्तों आपका क्या है? आपका है नेगेटिव वर्ड। क्या है दोस्तों? नेगेटिव वर्ड है, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन कट गया है दोस्तों ये। उसके बाद ओनली, फिर क्या आ गया? ओनली एनवायरनमेंट नहीं है। स्कूलिंग एंड एजुकेशन, विद्यालय और शिक्षा, दोस्तों ये भी नहीं है। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो दोस्तों जो आप बच्चे का विकास होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से होता है, दोनों के सहयोग से होता है। बिल्कुल डी ऑप्शन दोस्तों आपको बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? दोस्तों प्राथमिक कारक नहीं है सामाजिकरण का, तो परिवार है आपका प्राथमिक कारक है। अड़ोस पड़ोस है वो भी आपका प्राथमिक कारक है। समकक्षी है वो भी आपका प्राथमिक कारक के अंतर्गत आता है दोस्तों। जो सरकार है वो आपका प्राथमिक कारक के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है दोस्तों आपका द्वितीय कारक के अंतर्गत। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्था को प्रतिपादित किया? दोस्तों जो हाइंस की डायलेमा है, हाइंस की जो दुविधा है, उन्होंने दोस्तों डेवलपमेंट का एक वो दिया था, प्रतिपादन दिया था, सिद्धांत दिया था। तो वो किससे रिलेटेड है? नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, मनोवैज्ञानिक विकास से, व्यक्तिगत विकास के से। दोस्तों जो इसका आंसर है वो है आपका ए, नैतिक विकास से। मोरल डेवलपमेंट से संबंधित आपको लॉरेंस कोहलबर्ग ने आपका सिद्धांत दिया था। उसके बाद चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। यानी कि दोस्तों वर्गीकृत का मतलब है क्लासिफिकेशन करना बच्चा सीख गया है, 9 वर्षीय जो लीला है। चलते फिर आगे। फिर उसने सभी समूह के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेद के आधार पर दोबारा वितरित किया।
तो दोस्तों यही है क्लासिफिकेशन की बात है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के दोस्तों जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें दोस्तों रिवर्सिबिलिटी नहीं सीखती है, ना CCS वाला गुण है जो हमने वीडियो में आपको पढ़ा रखा है। यानी कि C से क्या है क्लासिफिकेशन, C से क्या है सेंट्रेशन, S से क्या सीरिएशन, ये गुण नहीं आता है। जबकि ये गुण किस में आता है आपका, वो आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। जिस गुण की कमी होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, उस गुण की जो पूर्ति हो जाती है दोस्तों वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हो जाती है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, क्योंकि दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका C। चलते सातवें क्वेश्चन पर। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमों में समाहित करते हैं, जब तो इसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। दोस्तों एसिमिलेशन का क्या है, जब पुराने ज्ञान को यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में मिला लिया जाए तो क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। लेकिन जब पूर्व ज्ञान है प्लस फिर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करा, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करा, तो दोस्तों इसको कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, एकोमोडेशन। आपका सही हो जाता सेकंड तब। लेकिन अब दोस्तों जो फिलहाल इसका आंसर है वो है आपका ए, एसिमिलेशन। चलते हैं आठवें प्रश्न पर। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। दोस्तों जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो किस पर बल देती है, आपका मनोगतिशील पर, मनोलैंगिक पर, सामाजिक सांस्कृतिक पर, व्यवहारात्मक पर। दोस्तों जो ऑप्शन है आपका है सी सही, क्योंकि जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत को बल देती है दोस्तों, सामाजिक संस्कृति को, सोशल कल्चर को। उसके बाद चलते 9वें प्रश्न पर। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। दोस्तों यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव बिल्कुल नहीं। उसके बाद इसके फोल्डिंग लगता है सही है दोस्तों, इंड्यूसिंग कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट इन द, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो आपका है पार्ट, जिसको इसके फोल्डिंग बोलते हैं। इसके फोल्डिंग क्या है दोस्तों, इसके फोल्डिंग वो चीज़ है जिसमें हम बच्चे को थोड़ी सी हेल्प, जैसे कि मैं आपको बताऊं एक टेस्ट है दोस्तों, टेस्ट में एक पर्सन दिया है, उसका आधा सॉल्यूशन टीचर ने लिख दिया और आधा टीचर सॉल्यूशन बच्चे को लिखने के लिए दे दिया। तो जो उसने शुरू में क्वेश्चन का आंसर लिखा वो दोस्तों कौन सी हेल्प, आपकी इसके फोल्डिंग। क्या है दोस्तों, इसके फोल्डिंग। इस तरीके से इसका जो आंसर है वो आपका सी, इसके फोल्डिंग द चाइल्ड, कि बच्चे को इसके फोल्डिंग किया गया था। इस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है। दोस्तों जहाँ पर भी टेक्स्ट बुक सेंटर की बात आए बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, काट देना। उसके बाद योगात्मक जहाँ पर दिखे, समेटिव दिखे, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते, दोस्तों सही लग रहा है दोस्तों आंसर, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं एक बार। अध्यापक दंड और पुरस्कार, जहाँ पर दंड और पुरस्कार की बात हो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसका जो प्रगतिशील कक्षा है वो किस पर बल देती है, सक्रिय भूमिका पर विद्यार्थी के। प्रश्न 11, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों के मनोदशा, स्वभावों और आशयों को पहचानता है और उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। जो दोस्तों दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और आशयों को पहचान ले, उसको कौन सी स्किल कहते हैं, आपकी कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल दोस्तों आपकी नेताओं में होती है, लीडर्स, जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, उनमें ये गुण पाया जाता है इंटरपर्सनल वाला, क्योंकि वो दूसरों के स्वभाव को जान लेते हैं। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 12 पर। जो NEP 2020 है यह प्रस्तावित रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षा में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, एक तरह की भाषा में नहीं होना चाहिए दोस्तों, मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। बच्चों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित दोस्तों आपका नेगेटिव वर्ड है, 2 ऑप्शन गलत हो गए। उसके बाद चलते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी हेविली डिस्करेज, दोस्तों इसमें भी डिस्करेज की बात करी गई, तो ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। तो जो आपका ऑप्शन है 12 का ए बिल्कुल सही है दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर, 13वें पर।
एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है। जहाँ पर किसी भी एक जेंडर को प्राथमिकता दे वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बिना क्वेश्चन को पढ़े जेंडर स्टेरियोटाइप, जहाँ पर जेंडर स्टेरियोटाइप देखे वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर स्टेरियोटाइप, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों ये वाला आपका। लेकिन अब ये चीज़ पढ़ने से पहले फिर एंड में जरूर देख लेना दोस्तों कि नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है, कि कौन सा। बिल्कुल दोस्तों हाँ में पूछ रहा है कि यह क्या सूचित करता है, सूचित करने की बात बता रहा है, पूछ रहा है आपसे। प्रश्न 14 पर जो आपका CCE है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। दोस्तों अब की बार जो ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं उनमें जो आपका एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है CCE का पूरा नाम। तो आपको CCE का पूरा नाम क्या याद रखना है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्या शामिल है, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। जहाँ पर दंड की बात आए बच्चों को बिल्कुल नहीं करना है। शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है दोस्तों। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना है, उनको श्रेणीबद्ध करना, बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है दोस्तों। नहीं, रैंकिंग की बात है जहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव वर्ड काट देना उसको। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन है वो फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, नहीं सेकंड और फोर्थ सही है। सेकंड और फोर्थ में कहाँ है दोस्तों, बी में है वही। उसके बाद चलते हैं आपके 15वें प्रश्न पर। NEP 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होने चाहिए, मुख्य रूप से रटने, नहीं दोस्तों बिल्कुल गलत। केवल की बात आ गई, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन उससे पहले अगला पढ़ते हैं। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, दोस्तों केवल की बात जहाँ पर आ जाए, केवल बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। तो इसका जो ऑप्शन है सी बिल्कुल सही है, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग द डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। चलते हैं 16वें प्रश्न पर। भारतीय संसद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया। जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा नियम पारित किया गया था दोस्तों, आपका RPWD एक्ट, जो आपका अभी बना है आपका 2016 में, तो बिल्कुल हाल ही में बना है। जो आपका RT एक्ट है वो आपका 2009 में बना है, और PWD एक्ट है दोस्तों वो आपका 1995 में बना है। इसलिए जो नया एक्ट बना है दिव्यांगों के लिए वो आपका बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में RPWD। चलते प्रश्न 17 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। शिक्षक केवल नेगेटिव वर्ड है। शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखती है, कुछ जाति समूह के बीच, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती, बिल्कुल गलत है। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा का उपयोग करती है, बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों आपका 17 का डी। उसके बाद प्रश्न 18 पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। तो शीघ्रता से सीखते हैं, उसे याद करने की जहाँ पर बात है नेगेटिव वर्ड है। सतर्क और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, ऑप्शन सही लग रहा है दोस्तों। लेकिन नेक्स्ट पढ़ते हैं। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्मेंस बेटर विद एक्सेलरेशन। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। जहाँ पर दिख जाए बताओ, फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट थर्ड है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। चलते हैं 19वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना, 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ऐसी किताबें और बोर्ड जिनका छुआ या महसूस किया जा सकता है, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो दोस्तों जो दृष्टिबाधित के लिए है, दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली जो विधि है वो दोस्तों कौन सी है आपकी, वो आपका पर्सन सी का पर्सन 19 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद चलते 20वें प्रश्न पर। ये असर्शन और रीजन वाले तर्क जो है वो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में जो 2022 में हुए थे आपके जनवरी में एग्जाम, उसमें भर भर के क्वेश्चन आए थे दोस्तों, इसको अच्छे से देख लेना। शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए, दोस्तों बिल्कुल सही है, बिल्कुल ए। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। जो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल ए सही है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 20-21 पर। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य
अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। लैक ऑफ एबिलिटी, दोस्तों एबिलिटी पर बच्चे की एबिलिटी को कमी नहीं बतानी कभी भी, जो कमी बतानी है वो आपकी फैकल्टी में बतानी है ना। योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, बुरी किस्मत। दोस्तों किस्मत को भी कभी गलत नहीं बताना है। तो जो दोस्तों जो आपकी विद्यार्थी के नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, विश्वास दोस्तों कौन सी रखती है, आपकी एटीट्यूड। त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण आपका बिल्कुल आंसर इसका सही है। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा को निर्माण करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए, सामग्री को व्यवस्थित करने की भी तो बिल्कुल सही है। जोखिम लेने वाले विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थी को एक समूह में रखना। दोस्तों बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। दोस्तों आकलन की वेरिएड मेथड ऑफ असेसमेंट। दोस्तों जो इसका आंसर है वो आपका जोखिम लेने वाले विद्यार्थियों की सहायता नहीं करनी है। वे ऑफ सपोर्टिंग स्टूडेंट इन रिस्क टेकिंग। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, प्रोत्साहित करने के लिए। दोस्तों जो इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। देखते दोस्तों कौन सा इसका ऑप्शन है। नहीं है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल 23वां पर चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। सहगामी क्या है दोस्तों, कोऑपरेटिव लर्निंग है। शेपिंग, सीरियसन, सोशल आइसोलेशन, रेसिप्रोकल, सामाजिक पृथक्करण। दोस्तों बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछना बिल्कुल सही आंसर है। 24वां प्रश्न है दोस्तों आपका, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिता वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावना पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्री का प्रयोग कर रहे हैं। व्यवहारवाद, रचनावाद, सक्रिय अनुकूलन। दोस्तों जो आंसर बच्चे कर रहे हैं वो है आपका बी, बिल्कुल सही। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 25 पर। शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण पढ़ते हैं। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल दोस्तों सही है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रश्न 26 पर, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। केवल की बात जहाँ पर आ जाए बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, बिना देखे काट देना उस ऑप्शन को। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र का प्रासंगिक नहीं है। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से समालोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है आपकी परसंज्ञान पर, मेटाकॉग्निशन पर, एनालिसिस पर, रिफ्लेक्शन पर। दोस्तों जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है दोनों, मेटाकॉग्निशन और एनालिसिस। उसके बाद चलते हैं अनिता, जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें। अनदेखी बिल्कुल भी किसी भी विद्यार्थी की नहीं करनी है आपको, दंडित नहीं करना है। और पुनः चिंतन, पढ़ाने के तरीके पुनः चिंतन करें। मान ले कि विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं, बिल्कुल गलत है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं 29वें प्रश्न पर। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थी को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 स्टार। दोस्तों बिल्कुल नहीं। मैं देखती हूँ कौन प्रथम आता है, नहीं करनी आपको लेवलिंग वगैरह फर्स्ट सेकंड वाली नहीं करना आपको कोई सिस्टम ऐसा। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। दोस्तों नेगेटिव वर्ड है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज की वीडियो में, और हमें आप बताना दोस्तों कि आपने कितना स्कोर करा है कमेंट में अवश्य। सीखने की गति है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर। पूरी तरह बिल्कुल दोस्तों नेगेटिव है। पूरी तरह से जहाँ पर बात आ जाए नेगेटिव वर्ड है। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है ये आपका। और लेकिन उससे पहले पढ़ते नेक्स्ट भी, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र हैं। दोस्तों सीखने की गति है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दोस्तों ऐसा बताना कि आपने 30 में से कितना स्कोर कराया आज की CDP की वीडियो में। धन्यवाद।